audible. All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the doubt session of chapter number 3 chemical kinetics physical chemistry का लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है जो कि है हमारे डाउट सेशन। एंड जो भी डाउट है आज की क्लास में क्लियर कर लेना क्योंकि इस चैप्टर का मुंह नहीं देखने वाले हैं बहुत दिन तक, ठीक है। तो भाई पहले एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दिया जाए क्या मेरे बच्चों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ। ऑल गुड, ऑडिबल, विजिबल, हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। परफेक्ट, ऑल गुड ना, ऑल गुड, ऑल क्लियर, हाँ चलो ऑल गुड। गुड इवनिंग, ऑडिबल, विजिबल, क्या बात है। नेक्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक जो कि कल स्टार्ट हो जाएगा, बट याद रखना फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं है, तो फ्राइडे सैटरडे को डी एंड एफ ब्लॉक नहीं होगा, वो वापस से मंडे को ही होगा, ठीक है। चलो भाई, गुड इवनिंग, ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डाउट सेशन। और डाउट सेशन में हमने एक नया कॉन्सेप्ट, जो हम नई चीज लेके आए वो क्या है कि भाई हर डाउट सेशन में हम चैप्टर का क्विक रिकैप लेंगे, पूरा चैप्टर वापस से समझेंगे, 15-20 मिनट जितना भी टाइम लगेगा। पर जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि आप भूल गए हो, लेकिन वापस से मैं बता दूं बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर नहीं पढ़ा सीधा उसके डाउट सेशन में आके वो रिकैप देख लिया, नहीं। ये रिकैप सिर्फ इसलिए कि अगर आप कोई चीज भूल गए हो या आपको लग रहा है कि यार ऐसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक रिकैप करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा चैप्टर आज रिकैप भी करवाऊंगी। ऑल गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर का डाउट सेशन, तो भाई क्विक रिकैप में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हमने बोला था कि अगर कोई रिएक्शन है, लेट्स से A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D, ठीक है। ये तो अगर मैंने बोला कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू जो भी टाइम में चेंजेस आए, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अगर मैं एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की पूरी रिएक्शन के लिए ही बात करूं, तो हर एक का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि जो भी रिएक्टेंट है, लेट्स से ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इक्वल्स टू बी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू सी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू डी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे एक अलग चीज क्या थी कि यहाँ पे एक अलग बात मैम ये थी कि हर बार आपको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। जैसे उसके आगे ए लगा है तो 1/a, बी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बी है तो 1/b, है ना, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग के लिए लगा है, ठीक है। C के लिए क्या है 1/c और D के लिए हो जाएगा 1/d, तो इससे डिवाइड करते हैं। एक और चीज, जो रिएक्टेंट है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमेशा रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, हमेशा टाइम के साथ ही होता है, तो रिएक्टेंट के आगे हमें एक नेगेटिव साइन लगाना है और प्रोडक्ट के आगे हमें एक पॉजिटिव साइन लगाना है। सो इन शॉर्ट, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाकी डेल्टा आप हर जगह लगा देना कॉन्सेंट्रेशन में भी, ठीक है। तो ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। जैसे कि क्या क्या था इसमें से, इसमें था इनके आयनिक बॉन्ड, है, मतलब इनमें कौन सा बॉन्ड है, इनके नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में जाना था, है? और उसके बाद हमने जाना था इनका स्टेट, मतलब अगर सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, तो हमें पता है कि भाई सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा चिपके होते हैं, तो गैस में सबसे अच्छे से ये रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद लिक्विड में और फिर उसके बाद सॉलिड में, है ना। इसके बारे में हमने जाना था। हमने फोटोकेमिकल इक्वेशन यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई हो रहा है तो क्या होगा, ये जाना था। हमने जाना था कि अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, नया पाथ दे देता है, एक नया पाथ, नई डायरेक्शन बना देता है और उसमें हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। तो अब कैटलिस्ट के लगने से क्या होता है, रिएक्शन में ज्यादा पार्टिकल जो है वो यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन कब, किस तरीके से, नया पाथ मिल जाता है, एक नए रास्ते से वो लेके जाता है रिएक्शन को, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो एक कैटलिस्ट का काम होता है, ठीक है। फिर हमें जानता है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपने सरफेस एरिया भी जाना था ना, सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया जैसे क्रश्ड वुड हो गई या क्रश्ड शुगर हो गई, ज्यादा सरफेस एरिया कर दिया ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, कम कर दिया कम हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम पे तो हमने पूरी चर्चा आगे करनी ही है,
ठीक है। रेट लॉ क्या कहता है मैम? रेट लॉ एक रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच का? किसके बीच का बताओ मैम? ये बताता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन 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 किसका? किसका रिलेशन? एक होता है हमारे पास क्या? कॉन्सेंट्रेशन, है ना? या बोल लो रेट ऑफ रिएक्शन, पहले बोल लो। एक होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना? रिएक्टेंट, है ना? तो हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि रेट इज इक्वल्स टू, या ROR लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर x एंड b की पावर y। यहाँ पे x और y एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, ठीक है? x और y जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, ठीक है? ये हमने जाना था। दिस इज रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ। रुक जाओ, हाँ, तो दिस इज रेट लॉ, एक्सपेरिमेंट से निकला था ये, ठीक है? जो a की पावर x और b की पावर y है। अच्छा, यहाँ पे k क्या है? ये रेट कांस्टेंट है। दिस इज रेट कांस्टेंट, आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स आपने जाने थे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना? टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, कम होने पे कम होता है, कांस्टेंट होने पे कांस्टेंट रहता है। तो रेट कांस्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है भाई? ये जो आपने x और y लिखा है ना, इसकी पावर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का काम है कि आपने ये जो x और y लिखा है ना, ये x प्लस y की पावर, है ना? ये जो पावर में लगे, इसकी पावर n, यानी कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज डिपेंड कर रही है ना? मतलब 1 गुना हो रही है, या 2 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है ना? आवाज आ रही है ना? सब सही है ना? हाँ, तो कितनी पावर पे चीजें हो रही है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है कि कितनी पावर पे यहाँ पे चीजें हो रही होती है, ठीक है? तो विद पावर के हिसाब से आप ये चीज लिखते हो। पावर मतलब जो आपने बैलेंसिंग के टाइम पे लगाई है ना, पावर मतलब जो आपने बैलेंसिंग के टाइम पे लगाई है ना? ये शॉर्ट नोट बना सकते हैं क्या मैम? बना सकते नहीं है बेटा, बनाना ही है, बनाना ही है, ठीक है? शॉर्ट नोट तो बनाना ही है, ठीक है? किसी ने लिखा है कि टेम्परेचर होगा, टाइम नहीं होगा। कहाँ पे टेम्परेचर होगा? ऊपर? नहीं नहीं नहीं, ऊपर टाइम, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, टेम्परेचर नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है ना? टेम्परेचर तो आगे चल के आरएनएस वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है? वहां पे टाइम ही होगा बेटा, टाइम ही होगा। यूनिट नहीं याद है? मोल पर लीटर पर सेकंड, तो सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की, है ना? यस, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है? तो चलो, ये आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहीं पे बात करी थी तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ के। ये जो के था, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमने के पढ़ा है, इसकी यूनिट ये डिपेंड करती है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है ना? तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारे पास फर्स्ट। ये ऐसा करती हूँ मैं, ओवरऑल लिख देती हूँ, मैं ओवरऑल लिख देती हूँ, है ना? ओवरऑल यूनिट होती है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n, है ना? सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होती है। और इसके बेसिस पे हम जीरो ऑर्डर की कोई यूनिट निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सबकी अलग अलग यूनिट निकलती है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जान गए, x प्लस वाई से निकलता है। अच्छा, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रुको इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि पहले यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो n की वैल्यू है, ये हमको पता है ये फ्रैक्शन में भी आ सकती है ना? ये क्या बोलते हैं इसको, जीरो भी हो सकती है, कैन बी जीरो, है ना? इंटीजर भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 3 ऑल्सो। ये क्यों बताया मैम ने? आपको पता है ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है, ठीक है? ये क्यों बताया मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी में बताऊंगी। बाकी यहाँ पे जो के की बात है, इसकी यूनिट यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, यूनिट होती है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है? और ये हर ऑर्डर के लिए चेंज होती रहती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, मैम एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, जो सिंगल स्टेप में होती है ना? और एलिमेंट्री रिएक्शन की खासियत क्या थी कि मैम जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना, उसमें जब आप रेट लॉ लिखते हो, तो जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है ना, यानी कि ये जो एक्स और वाई है, यहाँ पे जो एक्स और वाई लिखा है, ये एक्स और वाई जो है, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है, इक्वल होती है, इक्वल्स टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना? मतलब अगर बैलेंसिंग के टाइम पे 1 लगा है तो a की पावर 1, बैलेंसिंग के टाइम पे a के आगे 2 लगा है तो पावर 2, 3 लगा है पावर 3, तो जो भी बैलेंसिंग के टाइम पे वैल्यू है वही इसकी पावर बन जाती है। ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, यानी कि सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन। फिर आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में हो, मल्टीपल स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप लगे, और इसका जो पावर होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे जो पावर होती है ना, वो डिपेंड करती है, या बोलो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंटली, है ना। यानी कि यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू द पावर। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर नहीं बनती यहाँ पे, यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, RDS कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। मतलब अगर एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो किस रिएक्शन से हम रेट डिटरमाइन करेंगे, जो सबसे धीरे हो रहा होगा उससे हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने कई टाइप की इक्वेशन भी देखी थी ना, तो जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड वाली इक्वेशन देखी थी, बहुत सारी इक्वेशन देखी थी। तो अगर एक से ज्यादा स्टेप में कोई हो रहा है, अगर एक से ज्यादा स्टेप में कोई हो रहा है तो वो हमारी एलिमेंट्री की जगह क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए एक और बात बड़ी फेमस है कि मॉलिक्यूलैरिटी निकालना नामुमकिन होता है ना। मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल पाते हम, मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं निकाल पाते, ठीक है। लेकिन वही चीज हम अपने एलिमेंट्री रिएक्शंस में कर लेते हैं। तो भाई एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी की बात हुई है तो जानते हैं मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए ताकि हमें प्रोडक्ट मिल जाए, कितने मॉलिक्यूल्स ने इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना के दिया, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मतलब जो रिएक्टेंट है, हम रिएक्टेंट से मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं ना। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, पार्टिकल बोल लो, रिएक्टेंट बोल लो ना, रिएक्टेंट्स जिन्होंने इफेक्टिवली कोलाइड किया होगा, इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाया होगा, प्रोडक्ट फॉर्म किया होगा, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी की जो वैल्यू है, मॉलिक्यूलैरिटी कैपिटल M लिख दे रही हूं मैं, ये जो है ये इंटीजर वैल्यू हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 हो सकती है। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, ना ही तो फ्रैक्शन हो सकती है ना ही तो 0 हो सकती है, और इंटीजर तो होगी ऑफ कोर्स। तो ऐसा करते हैं, एक और पॉइंट लिख देते हैं, इंटीजर तो होगी, है ना। एक और चीज लिख देते हैं, इट कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता 3 से, नॉट पॉसिबल। ग्रेटर देन 3 भी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं जाती, 3 भी बड़ी मुश्किल तरीके से ही जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ए के कॉन्सेंट्रेशन 0 पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट, ए के कॉन्सेंट्रेशन 0 से बन रहा है प्रोडक्ट, है ना। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ए के कॉन्सेंट्रेशन से, है ना। इंडिपेंडेंट है ए के कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हमने दो चीजें याद रखनी है हमेशा, इसके फॉर्मूलाज, है ना। एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और इसका हाफ लाइफ साइकिल, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे आता है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, है ना। ये हमें याद रखना है। यहाँ पे ए क्या होता है, फाइनल या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादातर हमें रिमेनिंग वर्ड याद रखना है। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। और टी हाफ, इसका हाफ रिएक्शन, है ना, यानी कि 50% रिएक्शन खत्म होने में जो टाइम लगा वो क्या होता है, होता है ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k। अगेन ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड के इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, मतलब मैम ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है इस बार रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पे भी हमें दो चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी दो चीजें याद रखनी है। नंबर 1, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका क्या कहता है, ये कहता है टी से निकालो या के से निकालो, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, है ना। एक ये हो गया। इसी का टी हाफ कैसे निकलता है, इसी का टी हाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, है ना। तो इसका निकालते हैं टी हाफ। टी हाफ कैसे निकलता है, 0.693 अपॉन के, ये इसके टी हाफ निकालने का तरीका है, ठीक है। तो इसके भी दो फॉर्मूला है जो कि हमारे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। मैम आपको मैंगो से ज्यादा लीची क्यों अच्छी लगती है, ये क्या बात हुई, नहीं मतलब ये क्या बात हुई, हाँ। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से हो गई हमारे क्वेश्चन की, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लोगे क्या तुम, हाँ। ऐसा यार पता नहीं क्यों, मतलब फॉर सम रीजन आई डोंट नो, मतलब मैंगो इज ओके, मतलब इट्स टेस्टी, ऑफ कोर्स इट्स डिलीशियस, बट लीची का तो थोड़ा देखो यार, जवाब नहीं, ठीक है। आई एम अ डाई हार्ट लीची लवर, मैं एकदम बचपन से, मतलब मेरे को लीची इतनी पसंद है, आप बिलीव नहीं करोगे। एक बार मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट में तो बुके लाते हैं ना, वो मुझे लीची का इतना बड़ा बुके लाके दिया था, क्योंकि आई एम लाइक अ डाई हार्ट लीची लवर, मैं तीनों टाइम लीची खा सकती हूँ, लाइक इतना ज्यादा लीची मुझे पसंद है। तो पता नहीं यार ऐसा होता होगा, जो भी रीजन होता होगा, पर रीजन है ये, है ना। कुछ चीजों के रीजन नहीं होते, है ना, कुछ चीजों के रीजन नहीं होते। अच्छा उसमें टाइम लिख दिया क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ इसमें टेम्परेचर कर लो,
कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ओके ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे था टेम्परेचर। हाँ हाँ इसको करेक्ट कर लो। चलो ठीक है मैम, वो महंगी आती है, अच्छा ऐसा है क्या? नहीं मतलब पता नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो इतनी महंगी तो नहीं मिलती, लाइक हाँ होती है बट उतनी नहीं होती, जैसे कानपुर साइड, लखनऊ साइड, लाइक ओके ओके होता है प्राइस तो। यार देखो ऐसा है, देखो किसी में भी पैसा देख लेंगे, ये लीची लीची में पैसा नहीं देखा जा सकता, ठीक है? इतने का तो कितना लोग क्या क्या खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, क्या क्या खरीद लेते हैं, इतनी महंगी नहीं होती कोई भी फल कोई भी सब्जी, उतनी महंगी नहीं होती जितना हम उसको बना देते हैं, है ना? तो मतलब मेरे लिए लीची तो, लीची के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती यार, देखो दुनिया में किसी के लिए कुछ सुन लूंगी, लीची के लिए नहीं सुन सकती, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो यस, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो मतलब मैम वही 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 उसकी तरह मैम, झूठा, फरेबी, धोखेबाज, फलाना फलाना, है ना? तो बस सीडो मतलब यही था। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन रियलिटी में एक हायर स्टेप की है ना, बट इट अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर, है वो हायर स्टेप की रिएक्शन पर वो फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे सुक्रोज का एक एग्जांपल होता है, जैसे कि मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, आई गेस मैंने आपको एग्जांपल दिया था एस्टेरिफिकेशन का, है ना, सॉरी ऑपोजिट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर को हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटता है। या एक और रिएक्शन आप लिख सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो ना, C6C12H22O11, शुगर केन उठा लो, है ना, इसको पानी दे दो तो ये बनता है C6H12O6 विच इज ग्लूकोज प्लस C6H12O6 विच इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। यहाँ पे वाटर जो है ये 99% है मान लो, सबसे ज्यादा परसेंट में पानी है, तो पानी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है C12H22O11 शुगर केन की पावर 1 पे, है ना, H2O पे डिपेंड नहीं करती, H2O पे डिपेंड नहीं करती, H2O के कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि H2O बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है? चलो कोलिजन थियरी में हमने क्या समझा, हमने समझा है मैम कि जो कोलिजन थियरी होती है वो ये कहती है कि जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव कोलाइड करना चाहिए मॉलिक्यूल को, ठीक है? और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मैम दो कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कंडीशन नंबर 1, एक क्या बोलते हैं, कोलिजन जो हो रहा है वो एक परफेक्ट एनर्जी से होना चाहिए, यानी कि एनर्जी बैरियर, दो बैरियर क्रॉस करता है, एक एनर्जी बैरियर, है ना, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ी, थ्रेशोल्ड, हमने एक फॉर्मूला एक और पढ़ा था, वो था एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना, थ्रेशोल्ड में से पूरी थ्रेशोल्ड है उसमें से काइनेटिक हटा दो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आती है, ठीक है? तो एक ये फॉर्मूला याद रखना, या ऐसे भी बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो अगर हमने दे दी तो अब पार्टिकल जो है वो कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन दिखा सकता है। तो एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है जो कि जिसके लिए उसके पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा होता है परफेक्ट एंगल, है ना, या प्रॉपर एंगल लिख लो, है ना, तो एंगल लिख लो या लिख लो ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन, करेक्ट ओरिएंटेशन, तो एक ओरिएंटेशन बैरियर होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं आर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी तो उसी में कवर हो जाएगा ना, आर्हीनियस इक्वेशन, रुको, फिर आता है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन, लास्ट में हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें से एक फॉर्मूला जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कौन सा वाला, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA विच इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, अपॉन 2.303 इंटू R, जहां पे R 8.314 होता है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, एंड ऑलवेज रिमेंबर 2 बन जा T2, ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, ये होता है, तो ये होता है आर्हीनियस इक्वेशन। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या? अच्छा इसके अलावा बेटा इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ है वो आपको बहुत अच्छे से जानना है। एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हो, यस 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 बिल्कुल लिख सकते हो, कौन सा वाला था, K इज इक्वल्स टू A इंटू E माइनस EA बाय RT, है ना, एक ये फॉर्मूला भी होता है इसका, ये भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लो। बताओ भाई क्लियर 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 क्लियर? आपको फॉर्मूला शीट की फोटो क्लोज फ्रेंड में भेज दे टैग करके, क्योंकि मेरे
दोस्त डैश दोस्त देखते हैं और रिलेटिव्स भी कुछ, इसलिए आपको और नेक्स्ट टॉपर साइंस को टैग कर देता हूँ। कर दो यार लव, मतलब तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, दोस्त तो उसी का दोस्त बनता है जैसे दोस्त वैसे तुम, तो तुम भी हो। चलो ठीक है, कोई टैग ऐग करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने सच में लिखे हैं तो लिख लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, कोई टैग की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना। जितनी देर तुम टैग करोगे उतनी देर में तुम उसे रिवाइज कर लो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, कर दिया अच्छी बात है, लेकिन टाइम ज्यादा पढ़ाई को दो, ठीक है। ये सब होता रहेगा बेटा, याद रखो 12th है, 12th में मनमानी मत कर लाडले, लाडले 12th में मनमानी मत कर, ठीक है। चलो ऑलराइट, लॉग में प्रॉब्लम आती है, लॉग का वीडियो मैं भूल जाती हूँ बार बार, अपलोड करवा दूंगी, बट मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा लॉग पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री का ही लॉग पढ़ना है बस, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर आप समझ रहे हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा लॉग नहीं पढ़ना है बैठ के, मैं करवा दूंगी अपलोड, बट स्टिल चलो क्लियर, नोट कर लिया बेटा, ये सब कुछ मेरे साथ तुमने नोट करते हुए चला होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, पूरा रिकैप था, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। ये एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन था 2023 के आसपास का सैंपल पेपर था, उसका क्वेश्चन था, आंसर दीजिए। देखो मैं आपको रीड करके देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेगा? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है, क्या है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हाँ। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी एडिंग अ कैटलिस्ट, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बताओ कौन रेट को बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ाएगा, ठीक है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जल्दी से बताओ। मैम आप घूमने कहाँ जा रहे हो? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर बता दूंगी मैं तुमको, जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से, क्लियर क्लियर। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ए बी सी और डी, सी विल बी द राइट आंसर, है ना, सी विल बी द राइट आंसर। कि भाई देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। एडिंग अ कैटलिस्ट, एडिंग अ कैटलिस्ट, यस कैटलिस्ट ऐड करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, नया पाथ मिल जाता है ना। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा होता तो ये सही होता है ना, तो क्या तुमने सी बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा सी में 2 है ही नहीं, ओके ओके, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यस ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो सी विल बी द राइट आंसर, यस 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 यस। मैम मेरे नॉवल पढ़ लेना, ये बच्चा वही है क्या जिसने मुझे परचम में मिलके मुझे कुछ तो लिखा हुआ दिया था, वो बड़ा प्यारा सा नोट था, नीचे रखा हुआ है वो, सो यस इट वाज वेरी प्रिटी, इट वाज वेरी प्रिटी। और मेरे को कुछ और भी दिया था, वो एक सर्कुलर था, उसमें फोटो वोटो बनी हुई थी, पानू वानू पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मम्मी से ही छुपाना पड़ गया। हाँ तो उसने कहा था कि मैम मैं नॉवेल लिख रहा हूँ, उसमें एक कोई कैरेक्टर मैंने आपको भी बनाया हुआ है, तो हाँ आई रिमेम्बर, ठीक है क्लियर, सी ही होगा सी ही होगा सी ही होगा, यस 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 यस। अब आप बता दो कि आप जा कहाँ रहे हो। अच्छा इसलिए सही आंसर दिया है क्या तुमने? आई एम गोइंग टू नेपाल, सो यस आई एम गोइंग टू नेपाल, मौज मस्ती हम समझ रहे हो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए यहाँ पे रह के, है ना, ज्यादा दिन रह रह के परेशान हो जाती हूँ मैं। देखो जब अपना पैसा इंसान कमाने लगे उसके बाद उसको घूमना चाहिए, है ना। लेकिन ये तभी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टाग्राम में ये देख के नहीं कि इंस्टाग्राम में सब कह रहे हैं सबको झूठ बोलो, ये करो, घूमो फिरो, ऐसा कुछ नहीं होता। अपना पैसा जब आने लगे तो इंसान को घूमना चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग, है ना। अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा के कमाए हुए पैसे से बच्चा आईफोन लेके चल रहा है ना, मम्मी पापा के कमाए हुए पैसे को उड़ा रहा है, घूम रहा है, अपना पैसे से ये सारी चीजें शोभा देती हैं। तो फिलहाल मेरे पास आने लगा है वो, तो अभी मैं फिलहाल घूमने जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू नेपाल फॉर 3-4 डेज ही, ज्यादा नहीं, 3-4 दिन 5 दिन जो भी है उसके लिए, तो यस। तो आपकी फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगी, तुमने पूछ ही लिया ना, तुमको जानना ही पड़ता है। चलो एग्जैक्टली एक रीजन मोमो खाना भी है, वहां जाके मोमो, मतलब आई एम गोइंग टू ईट, आई विल बी ईटिंग मोमो, मतलब वहां पे पता है कैसे, सुबह शाम रात, ब्रेकफास्ट के लिए अलग, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग, एक ये भी रीजन है, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े, सी इज द राइट आंसर बेटा। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, with every 10 degree Celsius rise in temperature the rate constant is nearly doubled, ठीक है। at t plus 10 the fraction of molecules that collide with energy is more than activation energy decreases। बताओ क्या सही है, बताओ A B C D,
सबके साथ जा रहे हो आप? नहीं यार, अकेले ही जा रही हूँ अभी तो अकेले ही जा रही हूँ। ठीक है, बताओ, मतलब ऑफिस वाले लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जा रही हूँ। सो यस, बताओ 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 बताओ। ए बी सी डी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। अगेन ये सब क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना, तो सोचो और बताओ। ए, ठीक है ठीक है, ए बी बी, ओके ए बी, मेजोरिटी ए और बी में है ना। और कुछ बोल लो, बोलो, मैं चाहती हूँ तुम आंसर दो इसका। ऐसे क्वेश्चन कराने में मजा आती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी ने गलत आंसर दिया, बहुत 10% स्टूडेंट है जिन्होंने सही दिया है आंसर, बट लगभग सभी ने गलत आंसर दिया। करेक्ट ऑप्शन सी। बहुत अच्छे से इसको रीड करो। फॉर अ केमिकल रिएक्शन every 10 डिग्री सेल्सियस rise in a temperature the rate constant is nearly double। हमने ये चीज पढ़ी थी, जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है रेट नियरली डबल या ट्रिपल हो जाता है। असर्शन सही लिखा है, असर्शन इज राइट। अब रीजन पढ़ो। एट 10 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस जो आप कर रहे हो, टी प्लस 10 डिग्री कर रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं विद एनर्जीज, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, वो डिक्रीज कर जाएंगे। ऐसा थोड़ी है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज क्यों करेंगे? ऐसा नहीं होता कि आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो कम मॉलिक्यूल्स हो गए, नहीं, वो तो बढ़ते थे ना। याद करो, जब आप 10 डिग्री बढ़ा रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो वो तो बढ़ जाते थे ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादा मॉलिक्यूल्स अब आगे बढ़ सकते हैं। ग्राफ याद है, ग्राफ याद है, ऐसे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एनर्जी ले रहे थे। तो अगर पहले इतने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो अब इतने जा सकते थे, पहले इतने जा रहे थे, पहले ये वाले मॉलिक्यूल्स थे, तो अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़े ना जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी। तो यानी कि ये वाला पॉइंट गलत लिखा है। तो असर्शन इज राइट बट द रीजन इज फॉल्स। आया समझ में हमारे बच्चों को? सी विल बी द राइट आंसर। बहुत कम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। किसके साथ जा रहे हो पानू भैया? अरे बेटा बस बस बस, इसके आगे मत जानो, इसके आगे मत जानो, इसके आगे की बात तो मम्मी पापा को भी नहीं बताई है। किसी दिन मैं बहुत गंदा फंस जाऊंगी क्लास के चक्कर में, है ना। पढ़ लो बेटा, कोई बात नहीं। आया 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 आया, पक्का आया? वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। कोशिश किया करो हर क्वेश्चन को, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, बाकी पूरी दुनिया की चीजें सेकेंडरी होती है। फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट सब सेकेंडरी है, क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से किया करो और ये हैबिट डालो ताकि आप आगे चल के, मतलब आपके लिए आसान हो चीजें, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन A प्लस B से प्रोडक्ट मिल रहा है, द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस दिस दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, यार ये दो अब मैं क्या ही बोलूं इसको, मतलब बोल दूंगी तो मतलब बुरा लग जाएगा इस क्वेश्चन को, सच बता रही हूँ, इतना बच्चे वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, क्या होता है x प्लस वाई, यानी कि जो पावर्स है, तो 1/2 + 2 है ना, कितना आ जाएगा 5/2 आई थिंक, है ना, 5/2 आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 5/2, बोलो ठीक है। आगे बढ़ जाए, 3/2 आ रहा है, 3/2 क्यों आ रहा है, 1/2 + 2, तो 3/2 कैसे आएगा भाई, 1 + 4/2, क्या भाई कौन सी मैथ्स कर रहे हो, कौन सी मैथ्स कर रहे हो, मतलब क्या, एक सेकेंड, मैं फालतू क्वेश्चन को गलत शब्द बोल रही थी, मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्या? हाँ, 3/2 क्यों लिख रहे हो भाई, 5/2। मैंने बोला बच्चों वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, तुम बच्चों से भी नीचे आ रहे हो। हाँ, क्लियर, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y follows सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वो बोल रहा है जब x से y में कन्वर्ट हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x को हम इंक्रीज कर दें टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। उसने क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x से y, ठीक है, एक रिएक्शन है, लेट्स से x से y बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अच्छा ये क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है x की पावर 2 पे। पहले तो ये मतलब हो गया क्योंकि इट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। x इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो x को 3 टाइम्स, r इंटू x की पावर 2 है ना, तो ये हो गया r इंटू 3x की पावर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 9r इंटू x की पावर 2, है ना, ये निकल के आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 9 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर 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 क्लियर, गलत गलत, अगेन बहुत सारे बच्चे 27 लिख रहे हैं, क्यों बेटा, क्यों गलत, 27 क्यों होगा बेटा, स्क्वायर लगा है यहीं पे, देखो छोटी छोटी बात है। अब आप क्या सोच रहे हो, 3 टाइम्स तो पावर 3 थोड़ी लगा दोगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बहुत बेसिक है, मैं आपको बता दूं, ये गलत मत करो, अगर आप इसको गलत कर रहे हो मतलब आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं है,
मतलब जो हमारी मेहनत है वो पानी में चली गई है। मैंने आपको विद टॉपिक सारे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। आज के सेशन में तो मैं आपको बस थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगी, मैं ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगी आपको। मैंने बोला भी था आपकी सीपीपी आपको मिल जाएगी, मिल गई शायद, शायद आपको मिल भी गई होगी सीपीपी, है ना? चेक करना एक बार, सीपीपी मिल गई होगी या कल सुबह तक मिल जाएगी, कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी आपको, है ना? कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी। मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ, तब तक इसको नोट करो, मैं एक बार चेक करूँ। आई गेस सीपीपी अपलोड हो गई होगी, क्योंकि बोल तो दिया था मैंने केमिकल काइनेटिक्स सीपीपी अपलोड। सीपीपी जाके देखना, बढ़िया क्वेश्चंस है, ठीक है? सीपीपी सीपीपी यस, सीपीपी अपलोड हो चुकी है। सीपीपी के क्वेश्चंस करना, बढ़िया क्वेश्चंस हैं सीपीपी में, ठीक है? तो आज का जो सेशन है उसमें मैं तुमको सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगी, सब कुछ पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन टॉपिक में करा दिया। एक तो क्या कहते हैं क्लास ही एक्स्ट्रा ले ली थी क्वेश्चंस के चक्कर में। सारे अच्छे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, सीपीपी लगाओ। और अब सिर्फ आप वो क्वेश्चन करो जैसे एक आध दो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर, वैसे क्वेश्चन करा रही हूँ मैं केवल यहाँ पे, ठीक है? मिल गई ना? हाँ, तो उसको सॉल्व करना। और आपकी फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, पूरा चैप्टर घोल के पी लेना, तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के, तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के। मतलब मैं जब आऊं वापस लौट के इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको सब कुछ आता हो जितना मैंने आपको फिजिकल में पढ़ाया है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे यही एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है ना? यही एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसी में टाइम लगेगा, ठीक है? गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्शन ऑफ इथेन इज गिवन बिलो, ठीक है? मतलब उसने बोला है गैस फेज में अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करता हूं, इसको तोड़ता हूं, तो ये इस तरीके से टूटता है। तो C2H6 को जब हमने तोड़ा, लिख लूं इसे, तो उसने बोला जब हमने C2H6 को तोड़ा तो वो ब्रेक हो गया, है ना? किसमें ब्रेक हुआ? C2H4 और C2H2 और H2 में, है ना? H2 में ऐसे ये ब्रेक हो गया, ठीक है? 3 टाइम्स लगा लेना। तो उसने बोला हमने डिकम्पोजिशन किया तो ये रिएक्शन निकल के आई। दिस रिएक्शन इज इन्वेस्टिगेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये जो रिएक्शन हुई कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे हुई। द टेबल बिलो शोज द पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व करके लिख दिया गया है, ठीक है? कितना पार्शियल प्रेशर है? जब टाइम 0 है तो 800 प्रेशर आ रहा है, जब टाइम 100 है तो 400 आ रहा है, और जब 200 है तो 200 आ रहा है। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं। टाइम 0 है, टाइम 0 है तो प्रेशर कितना आ रहा है? 800। प्रेशर कितना आ रहा है? 800, ठीक है? 800। फिर टाइम 100 हुआ तो प्रेशर कितना आ रहा है? टाइम 100 में मैम प्रेशर आ रहा है 400। फिर टाइम, अगेन कॉम्पिटेंसी का बढ़िया क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, ठीक है? टाइम 200 हुआ, प्रेशर 200 हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सुनो। तो आप ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या। मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है 800 से 400 हुआ, मतलब हाफ हो गया। ये देखो 400 से 200 हुआ, मतलब ये भी हाफ हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज करता जा रहा है ना? इंक्रीज करता जा रहा है। तो टाइम बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, टाइम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। और जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, या जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो गैसियस फेज में हम प्रेशर निकाल सकते हैं ना? तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता जा रहा है हाफ, और ये कॉन्स्टेंटली होता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ऐसा होता जा रहा है। मतलब अगर मैंने प्रेशर सॉरी टाइम 400 किया होता तो शायद प्रेशर 0 आ जाता, जस्ट हाफ, जस्ट सॉरी 100 आ जाता, जस्ट हाफ होता जा रहा है ना? तो यही चीज लिखा है उसने, देखो द टेबल बिलो शोज द पार्शियल प्रेशर और दिस इज इन्वेस्टिगेटेड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड वॉल्यूम पे, ठीक है? बेस्ड ऑन द अबव डेटा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आप मुझे बताइए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है एंड क्यों, एंड क्यों, एंड क्यों? मैम वाई टी की वैल्यू मतलब मैं समझी नहीं। टी की वैल्यू मतलब टाइम के हिसाब से वो कम होता जा रहा है प्रेशर, तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन जैसे हम निकालते हैं वैसे ही टाइम और प्रेशर दिया है इस बार। अब बताओ रिएक्शन में क्या हो गया? C2H6 से C2H2 बन रहा है और H2 बन रहा है, तो सही तो है, सही है। कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर क्यों है मैम? क्योंकि गैसियस फेज में होगा, H2 गैसियस फेज में होगा, वो गैसियस फेज में होगा, C2H6 C2H2 है ना, सब गैसियस फेज में। जैसे ये इथाइन है, इथाइन गैसियस फेज में पाया जा रहा है यहाँ पे, है ना? इथेन है गैसियस फेज में पाया जा रहा है, तो गैसियस के लिए आप बस वो चीज लगा, तो बाकी दिमाग आपको बाकी सब क्वेश्चन में हर एक चीज वही लगानी है जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है? बताओ, 0 ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसने फर्स्ट लिखा है वो सब सही है, पर क्यों? अच्छा कुछ लोग स्यूडो ऑर्डर लिख रहे हैं, स्यूडो कहां से बेटा? इसमें क्या रिएक्टेंट में कोई दो चीजें हैं क्या? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, जो है उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं उसने लिखा कि किसका कॉन्सेंट्रेशन या क्या बोलते हैं प्रेशर ज्यादा, ऐसा कहीं नहीं बोला उसने, है ना? तो स्यूडो ईडो तो नहीं आएगा। बाकी जो फर्स्ट ऑर्डर है वो सही आंसर है, पर क्यों? तो इसको रीजन के साथ समझो, ठीक है? बहुत ध्यान सुनना। जो आपने डेटा देखा, आपने देखा प्रेशर टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, और ये चीज आप नोट करिए, जब भी ऐसा होता है
द डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज कांस्टेंट। जब भी किसी चीज का प्रेशर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है, मैंने यहाँ पे इसलिए चीज मेंशन भी की हुई थी, देखो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, टाइम के साथ साथ कांस्टेंट हो गया प्रेशर और डिक्रीज करता जा रहा है, तो ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में होता है ओवर टाइम, विच मींस टी हाफ इज कांस्टेंट, सो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें जो टी हाफ की वैल्यू निकल के आएगी वो भी एक कांस्टेंट निकल के आएगी, और ये सारी कंडीशन हमेशा फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर को। फर्स्ट ऑर्डर में ये चीज होती है, तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। वन रिएक्टेंट स्पीशीज, सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 1 एंड thus x plus y is 1। ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते थे, है ना, दिमाग तो आप ये भी लगा सकते थे कि देखो वहां पे है क्या, वहां पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये एक रिएक्शन है और इसकी पावर 1 है ना, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आती, 1 आती है ना। देखो ये दिमाग अच्छा लगा है, इसकी अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी निकालते तो कितनी आती, मॉलिक्यूलैरिटी क्यूलैरिटी, ठीक है, ये आती 1, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्टेंट से आती है, 1 निकल के आती। मॉलिक्यूलैरिटी 1 है मतलब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, और एलिमेंट्री रिएक्शन में पावर ही हो जाता है उसका ऑर्डर, तो यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर, यानी कि C2H6 की पावर 1 आता, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 निकल के आता। तो आप ये दिमाग भी लगाते तो अच्छा दिमाग था, अदरवाइज ये लाइन भी नोट करो, आपने ये लगाया तब भी आप वो लाइन नोट करो कि कभी भी ऐसा हो जाए कि टाइम बढ़ने पे प्रेशर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जाए तो उसके टी हाफ की भी वैल्यू हमेशा वो क्या कहते हैं कांस्टेंट निकल के आती है, और इसे ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। तो एक दिमाग आपको ये भी लगाना था, ठीक है, बताओ क्लियर। x प्लस वाई 1 ये अगर आपने लगाया कोई दिक्कत नहीं, ये भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या था, और क्या था, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब आपको निकालना है इसका रेट कांस्टेंट, सोचो क्या फॉर्मूला लगेगा, मैम समझ आ गया फर्स्ट ऑर्डर है तो निकाल लेंगे हम, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट था, नहीं ये फर्स्ट पॉइंट था ना, कहां गया कहां गया कहां गया, ये था फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर हमने कहां लिखा है, वो लिखा है ना, हाँ, तो ये था फर्स्ट पॉइंट इसका, फर्स्ट। सेकंड क्या है, रेट कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है टी हाफ इज इक्वल टू, या ऐसे डायरेक्ट ही लिख दो अभी, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ, ठीक है, तो यहां से k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू क्या रखोगे, सोचो टी हाफ की वैल्यू क्या रखोगे, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पे टाइम गिवन है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस टेबल ऑफ दिस, ठीक है, तो देखो ये हाफ हो गया, 800 से 400 चला गया, 50% रिएक्शन हुई होगी, 50% रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं ना टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है, 50% हो रहा है, तो हम ये वाला टी हाफ उठा सकते हैं 100 टाइम पे, 100 मिनट में, है ना, 100 मिनट में हम ये चीज उठा लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 100। नहीं आया तो फिर से सुनो एक बार ये बात फिर से सुनो, अगर आपको नहीं आया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सी बात करी, हमने बोला कि कौन से वाले टाइम पे, जैसे हमने ये उठाया तो हमने देखा ये हाफ हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन ही उठानी है, सेकंड से नहीं स्टार्ट करना है, हमेशा छोटे चीज से स्टार्ट किया जाता है ना क्वेश्चन, तो ये हाफ हुआ पहले ही, तो पहला ही टाइम हमने टी हाफ उठा के रख दिया। अब बोलो मैम 200 रख देते, 200 रख देते मैम, नहीं, वो सेकंड कंडीशन में आया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ की बात हो रही थी, है ना, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो गए, बताओ यस और नो, यस और नो, किसी को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, टी हाफ 200 तो नहीं रखोगे, उसने बोला टी हाफ, तो टी हाफ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जो मतलब हम बोलते हैं कि 50% जब रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, है ना, तो इनिशियल से आप देखोगे तो 400 वाली कंडीशन में यानी कि 100 रखेंगे हम टाइम, ठीक है, तो देख लो क्या आ रहा है, क्या आएगा, इसको यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ पे ज्यादा जगह है, तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से लिखो k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 100, है ना, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 2 के पहले पॉइंट लगाओ, यानी कि 0.00693 समथिंग समथिंग आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मिनट इनवर्स यूनिट आ जाएगी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है पर हमने अभी मिनट में रखा है चीजें, है ना, 100 को मिनट में रखा था, तो 2 के पहले पॉइंट लगा दिया, आ गया समझ में, आगे समझ में। मैम 2.303 k इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला से भी तो आ सकता है रेट कांस्टेंट, क्यों लगाना, क्यों टाइम वेस्ट करना, लगाओगे पर क्यों लगाओगे उसको, फिर 2.303 लॉग ऑग में चले जाओगे, क्या करना, जब उसने हाफ बोला है, उसने बोला है हम बात कर रहे हैं 50% रिएक्शन की, उसने पूछा है क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन बताइए और आपको टी हाफ की बात पता है वहां पे, तो आप क्यों करोगे ये सब, करना क्यों, कर सकते हो पर करना क्यों, है ना, करना, जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा जीरो के टाइम पे थोड़ी हाफ हो गई, जीरो के टाइम पे तो पहले ही कॉन्सेंट्रेशन 800 है ना, टाइम जीरो पे तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, 50% रिएक्शन कैसे हो जाएगी टाइम जीरो पे, जीरो टाइम पे कभी 50% रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, खुद से सोचो, टाइम शुरू ही नहीं हुआ रिएक्शन आधी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, चलो
00693 अप्रॉक्स। ऑब्वियसली बेटा नीचे 100 है तो ऊपर 2 पॉइंट आगे लग जाएगा, ठीक है, 2 डेसिमल आगे। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा उसने, what is the ratio of time required for completion of 50% of the reaction to that of 75% of the reaction। तो पहले 50% का टाइम निकालो, 75% का टाइम निकालो और दोनों का रेशियो बताओ, है ना। चलो करते हैं। t 50%, t ऑफ 50%। अच्छा 50% के लिए तो t हाफ भी लगा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो, चाहो तो लगा लो, चाहो तो लगा दो 2.303, क्योंकि देखो अभी हमें क्या करना है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों को हम डिवाइड करने वाले हैं, तो हम बड़े फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। कट तो जाएगा ही, के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, है ना। अब बात हो रही है 50%, तो हम पहले मान लेंगे, हमें कुछ गिवन नहीं तो हम लेट कर लेंगे कि जो ए नॉट है वो 100 है ना। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 50% के लिए क्या आएगा, 100 माइनस 50 यानी कि 50। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ए नॉट 100 है अपॉन 50, है ना। तो 0 0 कैंसिल, 5 2 जा, ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, टी ऑफ 75% निकाल लू, 75% में निकालो क्या आएगा मैम, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट कह रही हूँ, सॉरी, ए नॉट अपॉन ए नॉट क्या गिवन है, ए नॉट तो 100 है मैम। ए की वैल्यू बता दो मैम को, कहां गए, हाँ ए की वैल्यू बता दो मैम को जल्दी से, ए की वैल्यू मैम को जल्दी से बता दो। 200 क्यों नहीं रखा, फिर 200 बार बता चुकी हूँ, पिट जाओगे अभी। हाँ 200 क्या है, 200 है जब इनिशियल से वो हाफ हो गया, फिर हाफ से हाफ हो गया, और क्वेश्चन में वो हाफ की बात कर रहा है, तो इनिशियल ए नॉट का हाफ निकालते हो केवल। जल्दी से बता दो इसमें, जल्दी से बता दो। 0.30 नहीं, टेबल से कॉन्सेंट्रेशन निकालने मैम, क्यों निकालना बेटा, क्यों निकालना, उसने कहीं बोला नहीं, टेबल पे कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, प्रेशर है, ध्यान से देखो। तो अभी हम प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन उठा के जबरदस्ती नहीं रखेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, 25, वेरी गुड, एक भी गलत आंसर नहीं आया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। एक मेरे बोलते ही मुझे 75 दिख गया था, बट ठीक है। ऑब्वियसली 75% रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए होता क्या, ए इज व्हाट, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो 100 में से 75 हो गया, मतलब ए की वैल्यू आई 100 माइनस 75 विच इज 25। ए इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, 25 4 डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक। अब इसको उठा के रख दो, डिवाइड करना है ना, तो टी ऑफ 50% अपॉन टी ऑफ 75%। यार मैं यहीं पे काट दूं क्या, ये पूरा कैंसिल आउट होने वाला है, ये पूरा कैंसिल आउट होने वाला है, काट दो सीधा, ठीक है। बचा क्या, बचा log 2 टू द बेस 10 log 4 टू द बेस 10। log 2 की वैल्यू रखो, log 4 की वैल्यू रखो, उठा के डिवाइड कर दो, 0.30 0.60 है ना। तो कितना आ जाएगा, t 50% जो आएगा अपॉन t 75%, है ना, कितना आ जाएगा, 1/2, ये आ रहा होगा। या t 50% इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख लो इसको, t 75% इज इक्वल्स टू 2 इंटू t 50%, है ना, 1/2, 1:2 लिख दो, यस 1:2 लिख सकते हो ना, लिख दो 1:2 रेशियो। बताओ किसी किसे आया क्वेश्चन समझ में, हमारे कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, हमारे कितने प्रतिशत बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, किसे किसे समझ में आया बताओ। क्लियर हुआ, 1:2 1:2 1:2, वेरी गुड, 1:2 सबने लिख दिया, वेरी गुड। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके ओके, रेशियो ही निकालना था, यस बेटा, 1:2 1/2 1/2, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको आपको नोट कर लेना है। नोट कर लिया साथ में बेटा, साथ में नोट भी किया, साथ में सभी ने नोट भी किया, चलो चलो परफेक्टली क्लियर, बहुत अच्छे से आ गया, क्या बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आपको करना है, अगेन बढ़िया क्वेश्चन है यार, मुझे तो ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही है ना, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल तरीके से सोचना पड़ता है, कुछ चीजों में आप कंफ्यूज भी होते हो, पर यही इसका सोल्यूशन है। और इस तरीके के क्वेश्चन लगाओ, अगर आप लगा पा रहे हो मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, है ना। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन इसलिए क्लास में करवाऊंगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये सोल्यूशन है, देख लेना इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा आज की क्लास का मोटिव समझे ना, हमने हर चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन, सॉरी इस चैप्टर का कुछ कुछ टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन किए जो हमने विद द टॉपिक्स नहीं किए थे। आपने
फर्स्ट ऑर्डर निकालना, जीरो ऑर्डर, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको रटवा दिया, मुझे पता है, मैंने इसके क्वेश्चन करा दिया, हर चीज बता दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, वो आपका हो भी गया है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हुआ तो कोई भी जो जिस चीज में अटक रहा है उसको जाके डिटेल में ही पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ये सब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आज वो क्वेश्चन दो चार कर रहे हैं केवल, जो मतलब एक क्वेश्चन है 3 नंबर का पूछा जा रहा है, 2 नंबर का पूछा जा रहा है, पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हमें लग रहा है थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, तो बस वो, बाकी सब कुछ तुम्हें सीपीपी और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलो देख लो, तो इजी लग रहा है। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस एंड दिस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईए। एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दी है, क्योंकि दो टेम्परेचर दिए तो मुझे लगता है हमें सोचने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला की, है ना। क्या आएगा, लॉग K2 अपॉन K1 बेस 10, है ना, बेस 10 या लगा लेना बेस 10, ठीक है। K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू R, 3 इंटू R, है ना, ये क्या दिया है गिवन। अच्छा देखो आपको क्या गिवन है, देखो देखो देखो, तुम्हें 2.303 इंटू R की वैल्यू गिवन है, क्या बात है ना, अभी रख देंगे। ठीक है, फिर क्या रखना है, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, जहां पे T1 इज लेसर देन T2, T2 की वैल्यू बड़ी होती है। तो log K2 अपॉन K1, एक को K2 मान लो, एक को K1 मान लो ना, जैसे पहला वाला K1 हो गया, दूसरा वाला K2 हो गया, है ना। और हमें वैसे भी पता है ये K1 K2 क्यों है, क्योंकि इसकी यूनिट देख के भी हम समझ गए। फिर इसको छोटे वाले को T1, बड़े वाले को T2, ठीक है। चलो, तो log K2 0.20 अपॉन 0.02 इज इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है, इस पूरे की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 19.15, अगर नहीं गिवन होती तो हम 2.303 इंटू क्या 8.314, है ना, 8 पॉइंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/200 माइनस 1/500 ये आ जाएगा। लॉग पॉइंट हटेगा, 2 10 log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 19.5, इसका एलसीएम कितना आएगा, 200 इंटू 500 समथिंग आ रहा होगा ना, 200 इंटू 500 और ऊपर आएगा 500 माइनस 200, ठीक है, ये आ रहा होगा। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, एक साइड रखो, log 10 टू द बेस 10 तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 हो गया, लिख देते हैं, चलो 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 19.15 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय एक्टिवेशन एनर्जी, और 500 माइनस 200 इज 300, तो यहां से आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर। ठीक है, जूल पर मोल में भी निकाल सकते हो, किलो जूल पर मोल में भी निकाल सकते हो। ठीक है, 6363.33, अच्छा ऐसा कुछ आ रहा है क्या, देख लेते हैं, 6383.33 समथिंग आ रहा होगा, यस सही है ना, 19.5 200 इंटू 500 अपॉन 300 सही है, कहाँ गया, हाँ, तो 6383 जूल पर मोल, 6383, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। बताओ भाई किसे किसे क्लियर है। मैम पीछे 50% टाइम और 75% टाइम तो टेबल में ही दिया, कहाँ दिया 75% टाइम बेटा, कहाँ दे दिया, 75% टाइम कहाँ गिवन है, उसने कहाँ बोला मैंने आपको 75% टाइम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, 50% गिवन भी है पर वो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से नहीं है, इसलिए हमने 50% वाला भी टाइम नहीं उठाया, है ना। बताओ क्या क्लियर है हमारे बच्चों को, क्लियर है हमारे बच्चों को, यस और नो। अरे कर तो लोगे यार, 0 0 काट देना, है ना, ये 0 0 काट देना यहाँ से, ठीक है, 3 जा ले जाना, किसी को मल्टीप्लाई कर देना, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, फिर पॉइंट हटेगा 2 0, अच्छा पॉइंट हटेगा, इसके भी 2 0 कट जाएंगे, देखो, है ना, तो आ रहा होगा सीधा सीधा 1915 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 3, ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना, ऐसा 1950, 5 2 जा 10 0 मल्टीप्लाई बाय 19150 अपॉन 3, है ना, फिर काटा पीटी कर देना, आ जाएगा आंसर। पॉइंट पॉइंट में नहीं आ रहा, यही आ रहा है। ठीक है, बताओ भाई किसे किसे ये क्वेश्चन भी क्लियर है, इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, क्लियर 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 क्लियर, जूल पर मोल लगेगा, यस मैम ये चैप्टर में मेरा बैकलॉग बन गया, कोई बात नहीं साक्षी, 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं सिर्फ तुम्हारे बैकलॉग के लिए, समझ रही हो, सिर्फ तुम्हारे बैकलॉग के लिए छुट्टी दे रहे हैं, तो सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, साक्षी कवर कर लो बैकलॉग। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बस यही था हमारा आज का सेशन। अब मैं आपको जाने से पहले एक बात बोल दूं, तो क्योंकि अब ये कंफर्म ही है, देयर इज नो केमिस्ट्री क्लास, देयर विल बी नो केमिस्ट्री क्लास ऑन, केमिस्ट्री की क्लास आपकी नहीं है ऑन
फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, तो छुट्टी है आपकी फ्राइडे एंड सैटरडे। इनफैक्ट आपका टाइम टेबल भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर वो जून में चेंज होगा, मैं थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज करूंगी क्योंकि मेरी एक क्लास एक और जगह भी लगनी है, 9th में लगनी है ना, तो इस वजह से स्लॉट में चेंजेस आ सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। बट फिलहाल के यही है कि आपकी फ्राइडे सैटरडे की क्लास नहीं है बेटा, पर इस टाइम का थोड़ा सा कोशिश करो, आप टाइम यूटिलाइज करो, है ना, इस टाइम को यूटिलाइज करो बेटा, ठीक है। और यूटिलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है तुमको, बस तुम्हें रिवाइज करना है ना। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल क्लास है, कल क्लास है भाई, कल क्लास है, ठीक है। कल हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। बट खैर उस चैप्टर का ओवरव्यू ही लेने वाले, तो मैं ये चाहती हूँ आप जो भी ये पढ़ो आज वाला, आज जो मैंने पढ़ाया है ना, कोशिश करो पूरी फिजिकल रिवाइज कर लो, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। आपने यहाँ पे कितने नंबर पढ़ लिए पता है? पहला चैप्टर आपका 7 नंबर का था, दूसरा चैप्टर 9 नंबर का, तीसरा चैप्टर 7 नंबर का, है ना। तो कितना हो गया 14 और प्लस 9 23 मार्क्स आप पढ़ चुके हो, 23 नंबर की चीजें आप पूरा पढ़ चुके हो, निपटा चुके हो। तो आपका भाई एक काम है यहाँ पे कि 23 नंबर पूरे होने चाहिए, है ना। और न्यूमेरिकल और इस चैप्टर की सीपीपी लगानी है, प्लस सीपीपी होमवर्क है आपका, सीपीपी तो होमवर्क है ही, सीपीपी आपकी अपलोड हो चुकी है, जाके देख लो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर बढ़िया क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, तो उसको जाके सॉल्व जरूर करना, ठीक है। और 23 मार्क्स कोशिश करो भाई कि इस वीक में, वीक के एंड में, मंडे को जब हम मिले तो आपको ये हो कि डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है और ये हम पूरा समझ चुके हैं, पूरा हम फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हमें आ चुके हैं तीनों चैप्टर्स, ठीक है। ये आपका भाई ये काम होना चाहिए, इतने में तो मैम पास हो जाएंगे। पास होना है क्या तुमको? हाँ, लाड ले, पिटाई कर दूंगी तेरी पकड़ के तुझको, ठीक है। चलो, इस चैप्टर का टेस्ट कब है? संडे को मिल जाएगा आपको, ठीक है। संडे को इस चैप्टर का टेस्ट भी मिल जाएगा, संडे टेस्ट है, अपलोड करवा देंगे। बाकी क्योंकि मैं रहूंगी नहीं, मैं बोल दूंगी, सब कुछ अपलोड हो जाएगा, लेकिन 1% अगर बेटा नहीं होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है, टेंशन मत लेना, मैं आने के बाद सब करवा दूंगी, मैंने सब भेज दिया है, सब कुछ हो जाएगा। वैसे तो 0.1% अगर इनकेस कोई ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं तो शायद हो सकता है कॉल वॉल ना लगे या कुछ भी, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वैसे नहीं करना पड़ेगा, गारंटी है, बट ये 0.1% कंडीशन बता रही हूँ, अगर हो भी जाता है तो मतलब मैं आके फिर वो चीज अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। बाकी टेस्ट से अच्छी चीज ये है कि आप पहले सीपीपी लगाओ, सीपीपी के क्वेश्चन लगाओ, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म कर दिया हमने फिजिकल केमिस्ट्री, काफी अच्छे टाइम पे हमारा कोर्स चल रहा है, अच्छे टाइम पे कोर्स खत्म होगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका कोर्स अक्टूबर के आसपास जब खत्म होगा ना, तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी और थोड़ा बहुत फरवरी, 3-4 महीने सिर्फ रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि पूरी चीज ओवरफ्लो हो जाए दिमाग, है ना, कि यार सब आता है भाई, क्या पढ़े इसको 10 बार, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे से, ताकि जब केमिस्ट्री के क्या बोलते हैं एग्जाम में 5-6 दिन का जब गैप मिल जाए तो तुम सोचो अरे ज्यादा गैप है, ऐसा करते हैं दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, इतने अच्छे से ये केमिस्ट्री आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। सो यस, हो जाएगी, बाकी मैं हूं तो हो जाएगी ऑब्वियसली, सोचने की बात नहीं है, दूसरा थॉट भी नहीं आना चाहिए माइंड में। बाकी क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलो वेरी गुड। बायो की क्लास भी नहीं है इस वीक? अच्छा, ओ बड़ा टाइम है यार आज तो तुम लोग के पास इस हफ्ते। चलो ठीक है।